हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, झकास होंगे ना, टनाटन होंगे, बवाल होंगे। तो आप लोग लग जाइए 2025 के लिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आज है हिंदी की क्लास ना। आज मंडे है ना, तो मंडे का जो रूटीन है दोस्तों, मैथ और हिंदी है। तो पहले मैं हिंदी करवा देता हूँ और शाम वाले टाइम में ना आपको मिल जाएगा वीडियो मैथ का 5 बजे दोस्तों। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और आज की जो पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। दोस्तों बने रहिएगा बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक, आप बहुत कमाल कमाल की जानकारी सीखोगे ना दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल बने। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है ना दोस्तों, यह गद्य खंड के क्या है? निबंध है। उसके बाद नंबर 2 देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के अगर पूछेगा लेखक कौन है, तो कहिएगा भीमराव अंबेडकर जी है। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहिएगा आप लोग, देखिए महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। तो कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और यह इसका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उसके बाद देखिए, इनके माता और पिता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल था। उसके बाद देखिए, इनकी पत्नी का जो नाम था दोस्तों, रामाबाई अंबेडकर था और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। उसके बाद यह अपने माता पिता के 14वें संतान थे, यानी इनके माता पिता के आखिरी और 14वें संतान थे। उसके बाद इनकी मृत्यु दोस्तों 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को ना दिल्ली में हो गई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, यानी अपने लाइफ में 3 व्यक्ति को बहुत मानते थे। वो कौन कौन थे? गौतम बुद्ध थे, कबीरदास थे और ज्योतिबा फूले जी थे। और देखिए, ज्योतिबा फूले के बारे में कुछ बता देते हैं। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। वही सबसे पहले 9 जनवरी 1848 ईस्वी को ना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे पहले विद्यालय की पुणे में स्थापना किया था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख कृति, यानी कि इनकी भीमराव अंबेडकर जी अपने जो लाइफ में जो प्रमुख कृति है, जो मैट्रिक एग्जाम में पूछता है हर साल, तो देखिए कौन कौन है। द कास्ट इन इंडिया हु आर सुधराज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द अनटचेबल्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। अगर इतना में से कोई दे देगा ना, आप पूछ देगा कि ये चीज का लेखक कौन है, ऐसे देता है कि द कास्ट इन इंडिया शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, और ऑप्शन दे देगा आपको भीमराव अंबेडकर जी, हजारी प्रसाद, द्विवेदी जी, अनामिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन होगा? भीमराव अंबेडकर जी होगा। तो दोस्तों इतना टॉपिक जो मैं लिखा हूं ना, यह बिल्कुल शॉर्ट है और इसी में से एग्जाम में पूछेगा, इसलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं किताब पढ़ के दोस्तों बताता हूँ। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। कहने की मतलब, आज के जमाने में भी ना जातिवाद को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। यानी पोषक मतलब जातिवाद को मानने वाला, जाति को मानने वाला। तो देखिए आगे देखिए, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जातिवाद को मानता है, जो जाति को मानता है, वो लोग कहता है कि जातिवाद कोई बुराई इसमें नहीं है, जातिवाद के आधार पर काम को बांटा गया है, समझे कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ ना श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। जो जाति को मानता है, वो लोग का कहना है कि श्रमिक विभाजन जो है वह जाति के आधार पर बांटा गया है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे देखिए, यदि अगर कोई यादव है तो क्या करता है? दूध दुहने का काम करता है, तो इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो लोग जातिवाद को मानता है उसने यह कथन कहा है। और आगे देखिए दोस्तों पढ़कर देखिए, कहता है भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की
अपेक्षा ऊंच नीच की भी करार देती है, जो विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। कितना बड़ा लाइन लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आज के जमाने में भी जातिवाद को मानने वाला लोग जो है ना, वह एक तरह से ना समाज में विषमता का प्रतीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को लिखा हुआ है आपको ये जात है, आपको यही काम करना है, आप है यादव तो आपको दूध दोहना है, आप है चमार तो आपको जूता पॉलिश करना है, जूता सिलना है, और यदि आप है दूसरा आप है ठाकुर तो आपको बाल काटना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी भी आप धर्म में रहते हैं तो जिस धर्म में आप है ना, उस धर्म में आपको जात के आधार पर काम नहीं बांटना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए यदि हम जिस जात में जन्म लिए और उस जात में लिखा हुआ आपको यही काम करना है, अगर मान लीजिए हमको वो काम करना नहीं आता है, आज जबरदस्ती कहेगा वो काम करने के लिए, तो मेरा रुचि, मेरा मन और दिल उस काम में लगेगा? नहीं लगेगा। और नहीं लगेगा दोस्तों तो हम कैसे आगे विकास करेंगे? मजबूरी बस हुआ तो फंस जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आधुनिक सभ्य समाज में। ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस काम में उसको मन लगता है वो काम करे, तभी जाकर वो व्यक्ति एक प्रगतिशील और विकासशील नहीं बल्कि विकसित कहलाएगा। समझे कि नहीं? और आगे देखिए, कहता है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए, जो लोग जात को मानते हैं, जो जातिवाद को मानते हैं, तो भले ही उस बच्चा का जन्म अभी तक पृथ्वी पर नहीं हुआ हो, वो माता के गर्भ में ही पल रहा है, और उसी समय से वह बच्चा को एक काम बांध दिया जाता है कि आप इस जाति में जन्म लिए तो आपको बेटा को ना यही काम करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी जात है तो जात के अकॉर्डिंग जो काम बांटा गया आपको वही काम करना पड़ेगा। और आज के जमाने में पेट में पल रहे बच्चा भी करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं दोस्तों। तो किसके कारण? जातिवाद के कारण हुआ है। जिस दिन इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगी उस दिन हमारा देश अखंड भारत कहलाएगी, अखंड भारत कहलाएगी दोस्तों। और संपदा विपदा बहुत बढ़ जाएगी दोस्तों। आगे देखिए, कहता है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यानी जाति जो प्रथा है ना, मनुष्य को पूरा एक जीवन भर के लिए एक काम में ही बांध देती है, भले आपको काम करने आए या नहीं आए दोस्तों। फिर कहता है भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योगों धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन होते रहता है। देखिए, कभी काल इस पृथ्वी पर हम लोग जिस काम करते, जो भी काम करते हैं, उस काम में कभी काल विपत्ति भी आ जाती है ना। कभी काल धंधा चलता है मंदा ना, होता है क्या ना, कभी काल धंधा फास्ट चलता है, कभी काल धीरे चलता है। और मान लीजिए कभी धंधा मंदा चलेगा, ठीक से काम नहीं चलेगा, तो उस स्थिति में अगर हम जिस जात में हमको वही काम बांधा गया है जातिवाद के अकॉर्डिंग, तो हम भूखे मर जाएंगे। अगर मान लीजिए दूसरा काम नहीं करेंगे तो भूखे ना मर जाएंगे। इसलिए जातिवाद खत्म होनी चाहिए दोस्तों, पहले नंबर। उसके बाद क्या कहता है कि अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भी भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, और हिंदू धर्म में यह नहीं लिखा है या नहीं बतलाया गया है कि आपको दूसरा कोई कर्म या कोई दूसरा आप बदल सकते हैं, काम बदल सकते हैं। आप यही जात में जन्म लिए तो आप जाति के अनुसार ही काम कीजिए, दूसरा काम आपको करने का अधिकार नहीं है, जो हिंदू धर्म कहता है। कि सबसे घटिया धर्म है हिंदू धर्म, समझे कि नहीं दोस्तों? अब आगे देखिए, जो उसका पैतृक पेशा न हो भले उसमें पारंगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। कहने का मतलब भारत में अगर कहिए तो बेरोजगारी कहने का मतलब क्या? जिसके पास रोजगार नहीं हो, कुछ काम करने के लिए कुछ रोजगार नहीं हो, एकदम भूखे रहता है, रोजगार नहीं मिलने के कारण उसका परिवार बाल बच्चा पूरा भूखे मर जाता है। तो इसलिए भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण दोस्तों क्या है? तो जातिवाद है। जिस दिन हम कहें ना जातिवाद खत्म हो जाएगी भारत से, उस दिन हमारा भारत अखंड भारत कहलाएगी दोस्तों। अब आगे बढ़िए,
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। यानी आपका मन न लगे कोई काम में करने में, तब पर जबरदस्ती आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। यही जातिवाद कहता है। और देखिए, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था करते हैं, और ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रह कटालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल न लगता हो, न दिमाग लगता हो, तो कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अगर मान लीजिए आप जो काम करते हैं, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ाने में मेरे को दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, तो मैं अपने आप को कैसे खुश साबित करूंगा। यदि आप मान लीजिए, यदि आप गाय चराते हो, यदि आप मान लीजिए आप बाल काटते हो, यदि आप मान लीजिए आप फैक्ट्री में काम करते हो और उसमें आपको मन नहीं लगेगा, तो आपका विकास होगा कभी नहीं ना होगा हो। इसलिए जातिवाद को पहले खत्म करना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर लोग एक दिन संपदा हासिल करेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, कहता है कि अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब देखिए लेखक क्या कहता है, सुनिए भीमराव अम्बेडकर जी का कहना क्या है, सुनिए। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध, यानी मैं जाति के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यदि भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं यदि मैं जाति के विरुद्ध हूँ, जाति के खिलाफ हूँ, तो मेरे नजर में सबसे अच्छा समाज क्या होगा। तो देखिए क्या कहता है अम्बेडकर जी बबुआ, कहता है मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखे। यानी कहने के मतलब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक आदर्श समाज, यानी भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि अच्छा समाज हम उसको कहेंगे जिसमें ना लोगों में भाईचारा होनी चाहिए। जैसे दूध पानी का मिश्रण होता है, दूध जब पानी का मिश्रण हो जाता है ना, तो आप दूध को अलग नहीं कर सकते, पानी को अलग नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार समाज में महिला हो या पुरुष हो या किसी भी जात का लोग हो, उसमें एकदम प्रेम बंधुता के साथ मिलकर रहना चाहिए और लोगों का विकास हो, उसी को हम क्या कहेंगे, आदर्श समाज कहेंगे। तो दोस्तों पूरा चैप्टर में पढ़ा दिया। अब क्वेश्चन आंसर जो भी है अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। आपका अपना प्यारा दोस्त अर्जुन आनंद। जय हिंद, जय भारत।